हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे बिहार बोर्ड वर्ग 7 अध्याय 7। उसका हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्नावली 7.1। जैसा कि इस अध्याय 7 में दिया है सर्वांग सम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्वांग सम का चिन्ह जो है कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये जो है सर्वांग सम का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी आकृति सर्वांग सम किस प्रकार से होगा। तो हमें यहाँ पे इतना ही बात याद रखना है कि सर्वांग सम कोई भी वस्तु या फिर कोई भी आकृति जो है तब होगा जब उस आकृति को उस आकृति या उस वस्तु को जब उसके ऊपर हम रख दे तो वो हर तरफ से यानी कि बराबर हो जाए, यानी कि कहने का मतलब कि पूरा वो ढक दे, तब हम कहें कि वो वस्तु या फिर वो आकृति जो है सर्वांग सम होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ देख लेते थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास 2 किताब है, तो अगर इस किताब को हम इस प्रकार से रख दें और इस किताब को भी हम इस तरह से रख दें, तो इस किताब को जो उठा करके हम जो इस किताब के ऊपर इस प्रकार से हम रख दें तो हम कहेंगे कि ये सर्वांग सम है। यानी कि ये हम देखेंगे इसका हर पार्ट जो एक तरफ से ये बराबर हो गया, यानी कि कहने का तो जो नीचे का जो किताब है वो पूरी तरीके से क्या है, ढक गया है। यानी कि ये जब किताब को हम रखते तो नीचे वाला किताब जो इसी के अंदर यानी कि समा गया, यानी कि पता नहीं चल रहा कि यहाँ नीचे में कोई किताब है। तब हम कहेंगे कि एक वस्तु जो दूसरा वस्तु का सर्वांग सम है। अगर इस किताब को हम थोड़ा इस प्रकार से अगर हम रख देंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस जो किताब का जो है मुंह कुछ इस प्रकार इधर खुल रहा है और इधर जो है नहीं खुल रहा है। फिर नीचे वाला किताब को हम देखेंगे इधर मुंह खुल रहा है, तब हम कहेंगे कि ये जो है सर्वांग सम नहीं होगा, क्योंकि इसका मुंह इधर खुल रहा है और इसका मुंह इधर खुल रहा है। तो ये हम बोलेंगे ये सर्वांग सम नहीं है। उसी तरह हम यहाँ पे कुछ आकृति के द्वारा हम समझेंगे कि सर्वांग सम किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो है सर्वांग सम में कुछ रूल्स है, नियम है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस एस एस, यहाँ पे एस ए एस, ए एस ए, या फिर ए एस, या फिर यहाँ पे दिया है आर एच एस एस। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि एस 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 मतलब क्या होगा, साइड साइड साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। उसके बाद यहाँ पे दिया एस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एस ए, यानी यहाँ पे है कोण और भुजा कोण। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा कोण कोण भुजा। फिर यहाँ पे देखेंगे कि आर एच एस, यानी कि एक जो होगा कोण जो है 90 डिग्री का होगा और इसमें एक हाइपोटेनियस यानी कि जो कर्ण है वो होगा, फिर एक साइड होगा, तब वो जो है आर एच एस से यानी कि सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये जो है 4 नियम, इस 4 नियम को हम यहाँ पे बारी बारी से समझेंगे। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो इसका जो है अध्याय यानी कि प्रश्नावली 7.2 में इसी का यूज है और यहाँ भी कुछ कुछ इसका यूज होगा। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे एस एस एस, यानी कि भुजा 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 पे। तो जैसा कि यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे एक त्रिभुज बना के 2 त्रिभुज बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे करना क्या होगा कि इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज का हम इस प्रकार से हम रख दे, तो यहाँ जो ऑरेंज कलर वाला है तो ये ऑरेंज वाला जो इस ऑरेंज के ऊपर हो जाए, और यहाँ जो येलो कलर है सो यहाँ पे यानी कि पीला वाला जो है पीला वाला के ऊपर आ जाए, और जो नीला है ये नीला के ऊपर में आ जाएगा। तब हम कहेंगे कि ये जो त्रिभुज जो है एक दूसरे का सर्वांग सम होगा। यानी हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं एक वाला है और यहाँ भी एक है, यानी कि एक चिन्ह है, और यहाँ पे एक चिन्ह है। यहाँ पे 2 चिन्ह है और इसमें भी 2 चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं 3 चिन्ह और इसमें भी कर देते हैं 3 चिन्ह कर देते हैं। तो इस त्रिभुज को हमको उठा के इस प्रकार से यहाँ पर रख देना है कि ये जो है 3 चिन्ह वाला के ऊपर होना चाहिए, एक चिन्ह के ऊपर आना चाहिए, और 2 चिन्ह वाला 2 चिन्ह के ऊपर में आ जाना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज जो है सर्वांग सम होगा।
तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इस त्रिभुज का हमें नाम लिखने के लिए आना चाहिए। कोई कोई करता क्या है कि इसमें जो इसका नाम जो है इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे कि MNO। उसके बाद जो है यहाँ पे लिख देता है इसी की तरह, जैसे कि और, यानी कि त्रिभुज MNO और त्रिभुज यहाँ पे तो PQR, जो कि वो गलत हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये गलत किस प्रकार से होगा और इसका जो है नाम किस प्रकार से सही से लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ जो है सबसे पहले हम करेंगे क्या कि देखेंगे कि 3 यहाँ पे 3 वाला है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 2, यहाँ पे 3 2, तो यहाँ P जो है यहाँ पे इसके पास में चला आएगा। तो ये देखिए आप इस तरीके से लिखिएगा नहीं, बस यहाँ पे समझने के लिए हम आपको ये समझा रहे हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से नहीं लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि R है, तो यहाँ पे हो जाएगा R, यानी N के बगल में आ जाएगा R। उसी तरह यहाँ पे बच्चे आए यहाँ पे Q, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे Q। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब इसको हम सर्वांग कर लेते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज MNO और त्रिभुज M के बगल में यहाँ पे P है, तो यहाँ लिखेंगे P, N के जगह में R है तो लिखेंगे R, और O के जगह में है Q, तो यहाँ लिखेंगे Q। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ जो इसका नाम लिखा गया है कि त्रिभुज MNO और त्रिभुज PRQ। तो ये जो है मेरा नाम सही है। अब हम इसका यहाँ पे जो नाम पहले लिखे थे, यानी कि त्रिभुज MNO और त्रिभुज PQR, जो कि ये नाम इसके अनुसार ये गलत हो चुका है। आइए थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन कर लेते हैं कि ये जो हम यहाँ पे लिखे हैं कि वो सही है या नहीं है। जैसे कि हम देखेंगे कि MN, तो देखेंगे MN जो यहाँ पे PR के बराबर है, तो यहाँ पे MN देखेंगे, यहाँ पे MN जो यहाँ पे नीला वाला यानी कि कलर है, नीला कलर है, यानी कि 3 साइड है। तो यहाँ पे देखेंगे PR भी जो है यहाँ पे नीला और यहाँ पे 3 वाला है। उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि NO यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ RQ के बराबर है। तो NO यहाँ पे पीला कलर है, तो यहाँ पे देखेंगे RQ, यहाँ पे RQ जो यहाँ पे पीला वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे कि MO जो है PQ के बराबर है या नहीं। तो MO यहाँ पे MO और यहाँ पे देखेंगे PQ, तो यहाँ पे PQ, यानी कि ये जो है ऑरेंज कलर का यानी कि नारंगी कलर का है, यहाँ भी नारंगी कलर का, यानी कि यहाँ पे 2 चिन्ह वाला और यहाँ भी 2 चिन्ह वाला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो मेरा नाम लिखा हुआ है एकदम सही है। तो हम जो यहाँ पे इसको नहीं भी देखेंगे तब पर भी हम यहाँ से ये जो है नाम लिखा इसी समय इसको सर्वांग सम कर देंगे। आइए थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं कि ये जो हम नाम लिखे थे सही था कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे MN और यहाँ पे PQ, तो हम देखेंगे MN यहाँ पे 3 चिन्ह वाला है, यहाँ पे देखेंगे PQ, तो यहाँ पे PQ यहाँ पे 2 चिन्ह वाला है, जो कि यहाँ पे ये गलत हो चुका है। चलिए आइए हम इसको जो है पहले बनाते हैं, इसका जो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो जैसे कि हम इसको अब सर्वांग सम दिखाते हैं, जैसे कि MN यहाँ पे जो है PR के बराबर है, MN बराबर हो जाएगा PR के, तो ये हो जाएगा यानी कि S, यानी कि इसको हम बोलेंगे भुजा। उसी तरह देखेंगे NO बराबर हो जाएगा RQ का, ये भी हो जाएगा भुजा। उसी तरह हम देखेंगे कि MO बराबर हो जाएगा PQ के, ये भी हो जाएगा भुजा। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज MNO सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज PRQ के। तो ये किस नियम से हुआ, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है SSS सर्वांग समता नियम से या सर्वांग समता से ये जो है सर्वांग सम हो चुका है। अब जो है हम देखेंगे कि जब ये त्रिभुज जो है एक दूसरे का जब सर्वांग सम हो गया, तो यहाँ पे जो ये कोण जो है, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है ये वाला कोण सो इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये वाला कोण जो है सो कि इस कोण के बराबर आ जाएगा। तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल M बराबर एंगल P के हो जाएगा। उसके बाद एंगल N बराबर एंगल R के हो जाएगा। एंगल O बराबर एंगल
क्यू के हो जाएगा, यानी कि CP/CT से ये हो जाएगा। तो जैसे कि CP/CT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम देख लिए हैं कि ये जो है किस प्रकार से सर्वांग सम होगा। तो ये जो जब यहाँ पे बोला जाएगा तब इसका काम हम यहाँ पे करेंगे, अगर नहीं बोला तो इसका हम काम नहीं करेंगे। आगे हम बताएंगे जब इसका यूज किस प्रकार से करना है, जब 7.2 में हम देखेंगे तो वहाँ पे हम इसको बताएंगे किस प्रकार से यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि SSS यानी कि भुजा भुजा से किस प्रकार से सर्वांग सम हुआ है। अब हम देखेंगे अगला जो दिया हुआ है SAS से, अब इसको हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि ये किस प्रकार से होगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे SAS यानी कि भुजा कोण भुजा। तो यहाँ पे हमें इस बात का याद रखना है कि यहाँ जो है एक कोण जो है दो भुजा के बीच में घिरा हुआ है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कोण है और ये दो भुजा के बीच में यहाँ पे घिरा हुआ है। उसी तरह यहाँ पे देखें कि एक कोण जो है ये इन दोनों भुजा के बीच में घिरा हुआ है। तो इस त्रिभुज का भी हम उसी तरह से करेंगे कि इस त्रिभुज को हम इस प्रकार से यहाँ पे रख दें जो कि पूरा से पूरा ये ढक जाए। जैसे कि यहाँ पे इस त्रिभुज को हम उठा के, जैसे ये त्रिभुज अगर यहाँ से उठा के हम यहाँ पर रख दें, यानी कि तो ये दो वाला दो के ऊपर चला जाएगा और एक वाला एक के ऊपर आ जाएगा, उसका ये कोण भी इस कोण के ऊपर में आ जाएगा। तो आइए हम इसका नाम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये कोण के सामने यहाँ पे ए है, तो यहाँ भी कोण के सामने यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे लिख देंगे ई। उसके बाद जो है ये कोण जो है इसके ऊपर घूम जाते यहाँ पे आ जाएगा डी, उसके यहाँ पे हो जाएगा एफ। तो यहाँ पे सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज E, उसे B की जगह में D है, जैसे कि यहाँ पे B है, B की जगह में यहाँ पे D है तो यहाँ लिखेंगे D, C की जगह F है तो यहाँ लिखेंगे F। तो अब जो है यहाँ पे हमें इसको सर्वांग सम दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AB, यहाँ पे AB जो है बराबर हो जाएगा किसके, तो ED के, यहाँ से हो जाएगा ED। उसके बाद जो कोण है तो यहाँ पे हो जाएगा ये भुजा यानी कि साइड, हो जाएगा ये भुजा। उसके बाद यहाँ पे कोण है A बराबर कोण E के, तो हम यहाँ बोलेंगे एंगल, यानी कि हो जाएगा ये कोण। उसी प्रकार यहाँ पे AC जो है बराबर हो जाएगा किसके, EF के, यानी कि EF, ये हो जाएगा भुजा यानी कि भुजा। तब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज EDF के। अब जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि ये जो है सर्वांग सम हो गया है, तो यहाँ पे जो भी इसके जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि वो सर्वांग सम हो जाएगा किससे, CP/CT से। तो जैसे कि यहाँ पे ये कोण जो है B वाला जो है ये हो जाएगा D के बराबर। उसके बाद जो है C वाला जो हो जाएगा F के बराबर, जैसे ये C है तो यहाँ पे F के बराबर हो जाएगा। उसका ये भुजा जो है यानी कि BC जो भुजा हो जाएगा DF के, यहाँ के BC जो है DF के बराबर हो जाएगा। तब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण D के। उसके बाद कोण C बराबर कोण F के। उसके बाद हम कह सकते हैं कि BC जो है हो जाएगा, यानी कि BC भुजा हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा DF के। ये हो जाएगा कोण, ये भी हो जाएगा कोण और ये हो जाएगा भुजा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये CP/CT से हो गया, CP/CT से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है SAS भी समझ में आ गया होगा। अब हम इसका देखते हैं ASA। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं ASA यानी कि कोण भुजा और कोण से। जैसा कि हम यहाँ पे एक फिगर ले लिए हैं, जैसे कि ABC और यहाँ पे DEF। तो कहता है कि इस त्रिभुज को हमें इस प्रकार से उठा के यहाँ पर रख देना है जो कि ये हर तरफ से सर्वांग सम हो जाए। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि जो ये दो वाला है, दो चिन्ह वाला जो इस दो के ऊपर आना चाहिए और एक वाला जो एक के ऊपर आना चाहिए और ये चिन्ह इसके ऊपर आना चाहिए। तो ये सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर जो इसके यहाँ पे घुमा के यानी कि इसके ऊपर पलट देंगे। तो यहाँ पे जब पलट देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो सर्वांग सम हो जाए, यानी कि ये पूरा का पूरा ये ढक लेगा। तो ये जो है यहाँ पे F जो है यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद D जो है यहाँ पे C के ऊपर आ जाएगा और E जो है B के ऊपर में
आ जाएगा। तब हम यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज, यहाँ पे A की जगह में F है तो लिखेंगे F, B की जगह में E है तो लिखेंगे E, इसका C की जगह में D है तो यहाँ पे लिखेंगे D। तब हम यहाँ पे कहेंगे कि जो है सबसे पहले कोण है तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A जो है कोण F के हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा कोण, यानी कि हो जाएगा कोण। उसी तरह यहाँ पे जो है AD, यानी कि AD बराबर हो जाएगा, सॉरी AD ने FAC बराबर हो जाएगा FD के, यानी कि हो जाएगा भुजा। उसी तरह यहाँ पे जो है कोण C हो जाएगा कोण D के, यानी कि कोण C बराबर हो जाएगा कोण D के, यानी कि हो जाएगा कोण। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया है त्रिभुज FED के। तो ये हो जाएगा ASA सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। अब जो इसका जो बचा हुआ जो भी भुजा है और बचा हुआ कोण है वो CPCT से क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब जो बचा हुआ कोण है यहाँ पे B, तो B हो जाएगा E के बराबर। उसका ये कोण जो है यानी कि FE जो हो जाएगा, सॉरी FE हो जाएगा AB के। इसके बाद जो है सॉरी यहाँ पे इसको 2 वाला कर देते हैं। उसके बाद जो है DE हो जाएगा, यहाँ पे DE हो जाएगा BC के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण B हो जाएगा कोण E के। उसके बाद जो है AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा FE के। उसके बाद जो है BC जो है बराबर हो जाएगा ED के, यानी कि CPCT से ये बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ASA भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे RHS से। आइए इसका एक और भी हम एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा। सॉरी यहाँ पे जो है एक चीज़ छूट गया था, थोड़ा सा आप लोग इसे देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया त्रिभुज EDF के, तो ये हो जाएगा SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो आप लोग जो इसे थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ये छूट गया था। आइए हम देखते हैं थोड़ा सा उसी का पार्ट जो है। तो आइए हम देखते हैं अब RHS से। तो RHS में जो है आपको जो है एक कोण जो है 90 डिग्री का दिया रहेगा। उसका दूसरा जो यहाँ पे कर्ण है वो दिया रहेगा। उसका यहाँ पे जो है कोई भी एक साइड, यानी कि PQ या फिर QR दोनों में से कोई एक साइड यानी कि हम ले सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जो एक कोण 90 डिग्री भी दिया हुआ और यहाँ पे कर्ण दिया, दोनों में जो है यहाँ पे 90-90 दिया हुआ है, यानी कि राइट एंगल दिया हुआ है और यहाँ पे जो है कर्ण दोनों में दिया हुआ है। तब इसका जो हम नाम लिखेंगे त्रिभुज PQR और यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज। अब ये जो है इसका जो है हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर लाकर डाल देंगे। तो यहाँ पे चला जाएगा U, उसके बाद जो है इसके ऊपर आ जाएगा T और यहाँ पे आ जाएगा S। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, यानी P की जगह में U, उसके बाद जो है Q की जगह में है T, उसके बाद जो है R की जगह में यहाँ पे S। तब यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल PQR बराबर एंगल UTS, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि ये आपको दे दिया राइट R, यानी कि राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे जो है PR दे दिया है किसके, US के, जो कि ये है H, यानी कि हाइपोटेनियस है। उसी तरह जो है यहाँ पे अब जो है कोई हम एक भुजा ले लेंगे, या PQ ले लें या फिर QR, किसी को भी हम ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए हम इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो है QR बराबर हो जाएगा TR के, यानी कि ये हो जाएगा S, यानी कि भुजा। तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR सर्वांग सम हो गया है
त्रिभुज UTS के, ये हो जाएगा RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है RHS भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं प्रश्नावली 7.1 में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि चित्र 7.10 में सर्वांग सम रेखाखंडों को छांटिए। तो यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे लाइन सेगमेंट यानी कि रेखा दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेखाखंड दिया हुआ है, तो रेखाखंड को जो यहाँ पे छांटना जो कि एक दूसरे का सर्वांग सम हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे AB, तो यहाँ जो AB जो है इनके सर्वांग सम कौन सा होगा। तो यहाँ देखें AB के बराबर जो यहाँ पे KL है, तो हम कह सकते हैं AB बराबर हो जाएगा KL के। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि अब जो है जैसे कि यहाँ पे IJ है, तो IJ के बराबर यहाँ पे CD नज़र आ रहा था, यहाँ पे IJ जो है CD के बराबर हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे EF, तो EF जो है GH के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक MN बच गया था, MN। उसके बाद जो है AB, तो यहाँ जो है MN जो है MN जो EF के सर्वांग सम हो जाएगा, मतलब MN जो है EF के सर्वांग सम हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सर्वांग सम रेखाखंडों को मापिए, उनके माप के बारे में आप क्या सकते हैं। तो आप जो यहाँ पे स्केल से सबको माप करके देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे बताने कौन किसके सर्वांग सम होगा। तो आप जो इसको जो स्केल से माप करके देख लीजिएगा। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्रों में सर्वांग सम कोणों को छांटिए, कोणों को ट्रेस करके पता कीजिए। तो यहाँ पे जो जैसे कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC के सर्वांग सम कौन होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे त्रिभुज ABC जो है यहाँ पे JKL के बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। इन दोनों का माप एक जैसा दिख रहा है। उसी तरह यहाँ पे त्रिभुज DEF जो है यहाँ पे GHI के बराबर दिख रहा था, यानी कि ये दोनों इसके सर्वांग सम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे त्रिभुज जो है MNO जो यहाँ पे PQR के हो जाएगा। इसको भी जो है आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि इनमें से सर्वांग सम कोणों को मापिए। अब जो यहाँ पे जिसके सर्वांग सम होगा तो उनको क्या करिएगा, इसको माप लीजिएगा। तो अगर आप लोग को मापने में अगर प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो तो आप हमें बताइएगा, तब हम इसको जो है अलग से एक वीडियो बना के इसको माप करके हम दिखा देंगे। उसके बाद जो है अब दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF सर्वांग सम है। यदि त्रिभुज ABC की माप 70 डिग्री हो तो त्रिभुज DEF की माप क्या होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि मान लेते कोई भी एक तरह से हम त्रिभुज यहाँ पे 3 नंबर, जैसे कि यहाँ पे एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, इसका नाम हम देते हैं त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज ABC। उसका फिर दूसरा त्रिभुज हम यहाँ पे बना लेते हैं, यानी कि DEF। तो त्रिभुज ABC यानी कि B जो है यहाँ पे 70 डिग्री है। अगर ये दोनों सर्वांग सम, यहाँ पे बोल दिया त्रिभुज ABC तथा DEF सर्वांग सम है। यदि ABC की माप 70 है तो DEF की माप क्या होगी। अगर ये वाला 70 डिग्री है तो ये भी हम कह सकते हैं कि 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो है दोनों सर्वांग सम है। जब सर्वांग सम अगर ये भुजा इसके बराबर होगा और ये BC जो भुजा इसके यानी कि EF के भुजा होगा, तो हम कह सकते हैं ये जो कोण जो है यानी कोण B जो कोण E के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 70 तो ये भी 70 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि नीचे दिए गए सर्वांग सम त्रिभुजों के प्रत्येक जोड़ों में संगत भुजाएं और संगत कोण का बताइए। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है त्रिभुज XYZ यानी कि सर्वांग सम है त्रिभुज ABC के। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है जैसे कि इस त्रिभुज को अगर हम यहाँ से
और घुमा के इसके ऊपर रख दें, यानी कि यहाँ जो बी चला जाएगा इसके बगल में। चलिए हम इसको पहले बना लेते हैं कॉपी पर, उसके बाद हम इसको समझा देते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे त्रिभुज को बना लिया है, अभी हमने यहाँ पे पीछे वीडियो में अभी पढ़ा था कि यहाँ पे एस एस एस, ठीक है। तो अभी एस एस वाला सर्वांग समूह नियम से जो देखे थे, जैसे कि यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे हम इसको किस प्रकार से हम रखें जो पूरा ढक जाए। तो इस त्रिभुज को हम उठा के, यानी कि ये वाला साइड जो है हम इसको इसके ऊपर हम रख देंगे, उसका ये वाला जो है पार्ट इसके ऊपर हम रख देंगे, और ये वाला पार्ट जो है इसके ऊपर हम यहाँ पे ला करके रख देंगे। तब हम कहेंगे कि ये जो पूरा सर्वांग सम हो जाएगा, यानी कि बी चला जाएगा यहाँ पे ऊपर, उसका ए आ जाएगा यहाँ पे नीचे, उसके बाद जो है जेड की जगह में आ जाएगा यहाँ पे सी। तब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो है यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ जो है एक्स वाई, अब जो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि यहाँ पे दे दिया है भुजा और यहाँ पे दे दिया है कोण। तो आइए हम जो यहाँ पे लिखेंगे इसी को देख करके, जैसे कि यहाँ पे एक्स वाई दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स वाई, तो हम देखेंगे एक्स के जगह ए है, तो यहाँ पे इसके जो है यहाँ पे एक्स के जगह ए है तो यहाँ पे लिखेंगे ए, उसके बाद वाई के जगह बी है तो यहाँ लिखेंगे बी, यानी कि एक्स वाई जो है ए बी के बराबर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे दिया वाई जेड, तो वाई जेड हम देखेंगे जैसे कि वाई जेड, तो वाई के जगह में क्या बी है तो यहाँ पे लिखेंगे बी, और जेड के जगह में सी है तो यहाँ लिखेंगे सी। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कि दे दिया है एक्स जेड, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे एक्स के जगह में ए है तो यहाँ लिखेंगे ए, और यहाँ पे जेड के जगह में सी है तो यहाँ पे लिखेंगे सी। तो यहाँ पे भुजा जो है यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा ए बी के, वाई जेड हो जाएगा बी सी के, और एक्स जेड हो जाएगा ए सी के। उसी तरह यहाँ पे कोण जो दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे कोण देखेंगे, जैसे कोण यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो कोण एक्स जो है, कोण एक्स जगह ए है तो यहाँ लिखेंगे कोण ए। उसी तरह यहाँ जो है अब जो है कोण वाई दे दिया है, तो कोण वाई की जगह में बी है तो यहाँ लिखेंगे कोण बी। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे कोण जेड, तो यहाँ पे देखेंगे कोण जेड की जगह सी है तो लिखेंगे यहाँ पे कोण सी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे बना लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो आइए, जैसे कि हमने यहाँ पे जो है क्वेश्चन को नोट कर लिया है, यहाँ पे दिया त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समेत त्रिभुज ए बी डी को। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे जो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इन दोनों त्रिभुजों को हम जो है अलग कर देते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको अलग कर लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ से हम इसको अलग करेंगे, यहाँ से इस तरीके से, उसके बाद इसको भी हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से। इसका नाम भी हम दे देते हैं ए बी और ये है सी। फिर यहाँ पे हो जाएगा ए यहाँ से, इसका ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ये बी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी जो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में ही बनाया जस्ट यहाँ पे 1 नंबर का, एकदम सेम इसी प्रकार से ये त्रिभुज भी यहाँ पे अब हो चुका है। इसको भी इस त्रिभुज को जो उठा के हमको यहाँ पे पलट करके, यानी कि इसके पलट के ऊपर यहाँ पे रख देना होगा। तब ये जो है डी चला जाएगा यहाँ पे, उसके बाद बी आ जाएगा इसके ऊपर, उसके बाद ए चला जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसमें कर लेते 1, ये हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। तो अब जो है इसका हम यहाँ पे नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम तो यहाँ पहले से ही ऑलरेडी लिखा है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, जैसे दिया ए बी, तो ए बी किसके बराबर है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ए बी जो है यहाँ पे ए बी, तो यहाँ पे एक जगह बी है तो यहाँ पे लिखेंगे बी, और बी की जगह ए है तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यानी कि ए बी जो है बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है बी सी, तो यहाँ पे देखेंगे बी सी कहाँ पे, तो यहाँ पे बी सी है, तो बी की जगह ए है और तो लिखेंगे यहाँ पे ए, और यहाँ पे सी की जगह डी है तो लिखेंगे डी, यानी बी सी जो है ए डी के बराबर होगा, ए बी जो है बी ए के बराबर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ए सी, तो ए की जगह में क्या है बी, तो यहाँ लिखेंगे बी, उसके बाद सी की जगह डी है तो लिखेंगे डी, तो यहाँ की ए सी जो है बी डी के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि भुजा वाला जो मेरा निकल चुका है। अब हम यहाँ पे कोण वाला को यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है कोण ए बी सी। तब आइए हम देखते हैं कोण ए बी सी मेरा कहाँ पे है। तो कोण है ए बी सी, यानी कि ये वाला कोण को बोल रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कोण ए बी सी, तो यहाँ पे एक जगह बी है तो यहाँ लिखेंगे कोण, ए की जगह क्या था बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी,
उसके बाद जो है ए बी, तो बी की जगह ए तो लिखेंगे यहाँ पे ए, और यहाँ पे जो है सी, तो सी की जगह डी तो लिखेंगे डी। तो यहाँ पे कोण ए बी सी के जो है बराबर हो जाएगा कोण बी ए डी के। उसी तरह कोण जो यहाँ बी सी ए, तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं कोण बी सी ए, यानी कि बी से एक मिनट ए बी सी, तो ए बी सी हो जाएगा ए एक जगह बी, उसके बाद जो है बी की जगह में ए है तो ए सी, ठीक है। उसके बी सी ए यानी कि बी सी ए यानी कि इस कोण के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे इस कोण को हम मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि बी की जगह में ए है तो लिखेंगे कोण ए, उसके बाद जो है सी की जगह में कौन सा है यानी डी, तो लिखेंगे डी। उसके बाद जो है ए की जगह में क्या है बी, तो लिखेंगे बी, यानी कि बी सी ए जो है बराबर हो जाएगा कोण ए डी बी के। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे बी ए सी, तो यहाँ देखेंगे बी की जगह मेरा कौन सा कोण, तो बी की जगह ए है तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ए। उसके बाद जो ए की जगह हम देखेंगे क्या, तो एक जगह बी है तो लिखेंगे बी। उसके बाद सी की जगह में यहाँ पे डी है तो लिखेंगे डी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे कोण भी मेरा निकल चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बस इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से जो फोटो को यानी कि यहाँ दोनों त्रिभुज को अलग कर दीजिएगा। फिर इसका जो है जिस तरह से सर्वांग सम होगा यानी कि इसको जो एक दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा, यानी कि नाम जिस तरह से हम अभी पीछे देखे थे किस प्रकार से लिखा जाता है उस तरह से लिख करके आप इसको भी दिखा सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं इसको भी। तो आइए दोस्तों, तो हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन को यहाँ पे अपने कॉपी पे जो है नोट कर लिया है। इसको भी जो हम पिछले क्वेश्चन के तरह दोनों को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा त्रिभुज बनने में थोड़ा छोटा बड़ा हो गया है, तो आप थोड़ा अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। तो आइए हम सबसे पहले इस त्रिभुज को दोनों को अलग कर देते हैं, यानी कि इसको हम इस प्रकार से अलग कर लेते हैं। उसके बाद इसको भी हम यहाँ से अलग कर देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा ए, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा बी। उसी तरीके से ये जो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा सी। तो देखिए इसको जो है हमको किस प्रकार से इसके ऊपर रख दे जो कि ये पूरा पूरा ढक जाए। तो ये जो है सी जो है, सी को हम यहाँ पे ए के पास रख देंगे और बी जो है सीधे यहाँ पे चला जाएगा डी के बगल में। उसके बाद जो है डी चला जाएगा यहाँ पे बी के बगल में। आप जो इस प्रकार से मार्किंग नहीं कीजिएगा, या आप जो है या तो समझने के लिए आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, फिर बाद में जो इसको आप यहाँ पे जैसे आप बनाइएगा तो इसको मार्किंग नहीं कीजिएगा। हम यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो आइए अब देखते हैं, इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे इसी से जो है पूरा का पूरा हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ए बी भुजा है, ठीक है। तो ए बी, तो एक जगह यहाँ पे सी है तो यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ पे बी की जगह एक मिनट थोड़ा यहाँ पे लगता है गलती हो गया है। तो यहाँ पे जो है बी लिखा गया, यहाँ पे डी हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि ये डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी, तो ए बी जगह हो जाएगा सी डी। उसी तरह हम देखें बी डी, तो यहाँ पे है बी, यहाँ पे डी, तो बी की जगह डी है तो यहाँ लिखेंगे डी, और डी की जगह बी है तो लिखेंगे यहाँ पे बी, यानी बी डी जो है डी बी के बराबर हो जाएगा। उसी तरह हम देखें ए डी, तो यहाँ पे ए की जगह में सी है तो लिखेंगे सी, और उसके बाद डी की जगह बी है तो लिखेंगे बी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ जो है भुजा जो है यहाँ पे सारा सर्वांग सम हो चुका है। उसी तरह हम यहाँ पे अब देखेंगे कोण को, तो कोण यहाँ पे दिया ए बी डी, तो अब देखें ए की जगह में सी है तो लिखेंगे यहाँ पे कोण सी। उसके बाद देखेंगे बी की जगह यहाँ पे डी है तो लिखेंगे डी। उसके बाद जो है डी की जगह में क्या है बी है तो यहाँ पे लिखेंगे बी। तो यहाँ पे देखेंगे कोण जो है ए बी डी कोण सी डी बी के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कोण जो बी, तो बी की जगह में क्या है यहाँ पे डी है तो लिखेंगे कोण यहाँ पे हो जाएगा डी। उसके बाद जो है डी, तो डी की जगह में बी है तो लिखेंगे बी। उसके बाद जो ए की जगह में यहाँ पे सी है तो लिखेंगे सी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कोण डी ए बी, तो यहाँ पे देखेंगे डी की जगह में कहाँ है डी, सॉरी यहाँ डी की जगह में यहाँ पे बी है तो लिखेंगे बी। उसके बाद जो है ए की जगह में सी है तो लिखेंगे सी। उसके बाद जो है बी की जगह पे डी है तो लिखेंगे
डी। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये भी मेरा जो क्या है सर्वांग सम हो चुका है, यानी कि DAB जो है BCD के बराबर आ चुका है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है 1 से लेकर 3 तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर है लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है कि 2 वर्ग जिनकी समान भुजाएं क्या वे सर्वांग सम होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस तरीके से हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई 2 वर्ग हम बना लेते हैं, एक वर्ग ये हो गया और ये वाला वर्ग इस प्रकार से हो गया। तो ये जो है यहाँ पे 2 वर्ग जिनकी भुजाएं समान है, कहने मतलब ये जो है 5 है, ये भी 5 है, यानी कि सब के सब 5-5 है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब ये सारा का सारा 5-5 है, इसमें भी 5-5 है, तो इसको उठा के जब यहाँ पे इसके ऊपर रख देंगे तब ये क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएंगे। तब हम लिखेंगे कि हाँ कि सर्वांग सम होंगे, सर्वांग सम होंगे। उसी तरह अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर। चलिए हम इसको यहाँ पे बना ही लेते हैं। यहाँ पे आयत इस तरह से हम इसको बना लेते हैं, एक आयत। क्वेश्चन नंबर 6 तो इसका जो लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर, इसका चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है दूसरे आयत की लंबाई, यानी कि ये जो दूसरा आयत है यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं, दूसरे आयत की लंबाई ये है कितना 12, उसका चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है। कहते हैं दोनों आयत को सर्वांग सम करने हेतु पहले आयत की लंबाई को कितना बढ़ाना होगा। तो यहाँ देखिए ये 10 है, ये 12 है, और इसका जो ये चौड़ाई जो है 8 है, ये भी 8 है, यानी कि इसका लंबाई जो यहाँ पे 10 है, ये 12 है। तो इसमें होता है कितना इसका जो चौड़ाई लंबाई को बढ़ाना होगा। तो 12 में से हम घटा देते हैं 10, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर जब हम बढ़ाएंगे तब ये जो क्या होगा दोनों के दोनों सर्वांग सम हो जाएगा। यानी कि जब इसमें 2 सेंटीमीटर हम बढ़ाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर इसको हम बढ़ा देते हैं तो ये अब जो है 2 बढ़ गया, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 12 हो गया, यानी कि ये पूरा 12, तो ये भी पूरा 12। तो जब इसके ऊपर हम इसको रख देंगे तो पूरा का पूरा ये सर्वांग सम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बच गया है, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है चित्र 7.12 में बने 2 वृत्त क्या सर्वांग सम होंगे, यदि हाँ तो क्यों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वृत्त है तो इनका जो त्रिज्या है यानी 2 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। इस वृत्त को उठा के इसके ऊपर हम रख देंगे तो ये भी सर्वांग सम हो जाएगा। यहाँ बोलता है क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो है त्रिज्या है बराबर है, इसलिए ये जो है सर्वांग सम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है 7.1 समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी साथ में ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें और भी जो वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे। धन्यवाद।